मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हो गए सब बच्चों के एग्जाम? सारे एग्जाम्स कैसे गए? सब लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मैम हमारा अच्छा गया, हमारा बहुत ज्यादा अच्छा गया। और स्पेशली मुझे एसएसटी के लिए तो जरूर बताना कि कैसा गया। ठीक। अगर आपका कम अच्छा गया है या हो सकता है कि इस बार के आपके नंबर कम आए हो, तो कोई बात नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अभी भी आप चाहो तो अपने 80 में से 80 ला सकते हो। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो आप 80 में से 80 ला सकते हो। कैसे लाना है इसको डिकोड करेंगे हम इस चैप्टर के थ्रू। इस चैप्टर के थ्रू क्या हम मतलब धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन पूछना है कि मैम ये टॉपिक में आपने जो ये पढ़ा है ये कैसे है। पॉसिबल है बेटा, 80 में से 80 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक। तो आपको क्या लाना है, हमें हमारा टारगेट क्या है, 80 मार्क्स का। कितना टारगेट है? 80 मार्क्स, फुल मार्क्स। ठीक। और फुल मार्क्स लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब हम देखेंगे इंटरेस्टिंग वे में हम कैसे इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। मैंने आपके लिए एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, वो मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के बताऊंगी कि मैंने क्या नया स्टार्ट किया है। तो बने रहें देखने के लिए कि हाँ लास्ट में मैं क्या बताने वाली हूँ, क्या मैंने आप लोगों के लिए नया स्टार्ट किया है। ठीक। चलो, चैप्टर का नेम क्या है? द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कि पार्लियामेंट का सिस्टम जो है उसमें लेजिस्लेचर कैसे काम करता है और एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है। चैप्टर नंबर 6 है। कौन सी क्लास का है ये? हमारा क्लास 8th का है ना। कौन सी क्लास का है ये? 8th क्लास का है। ठीक। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर अ लॉयर्स डॉक्यूमेंट। कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई सिर्फ एक लॉयर का डॉक्यूमेंट नहीं है। इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ के लिए एक व्हीकल है, मतलब एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप चल रहे हो, है ना। मतलब जिसके सहारे से आप चल रहे हो, हमारी लाइफ को गुजरने का एक तरीका। जैसे हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक किसी ना किसी साधन का जरूरत होता है। जैसे कि आपको बस की जरूरत है, रिक्शे की जरूरत है, साइकिल की जरूरत है, बाइक की जरूरत है। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं व्हीकल ऑफ लाइफ। एंड इट इज द स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ द एज। ये इतनी फेमस लाइन किसने बोली है? ये हमारी बोली है अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने। ठीक। ये कौन थे? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर एक मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक ऐसी असेंबली थी जिसमें बैठ के बहुत सारे लोगों ने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है। क्या बनाया था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारे देश में कैसे क्या काम होंगे, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, लेजिस्लेचर की क्या ड्यूटी है, एग्जीक्यूटिव की क्या ड्यूटी है, वो वाला एक ये नोटबुक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपके घर में क्या होता है, जब आपकी मम्मी चली जाती है, आपकी मम्मी होती भी है, तो मम्मी क्या करती है आपको, हम सबके काम डिवाइड करते हैं ना। कि हाँ जैसे अगर छोटा बच्चा है कोई, तो हाँ उसको थोड़ा सा साफ सफाई का काम दे दिया, कि अपनी बुक्स वगैरह जो रैप अप करके रखना होता है अपना वो रखो, अपने जो क्लोथ्स है वो खुद से तय लगा के रखो, है ना। पापा का काम है कि हाँ वो अर्निंग करने जा रहे हैं, हो सकता है मामा भी आपकी अर्निंग हो, है ना, तो ये लोग अपना अर्निंग भी करेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आपके घर में आपकी मम्मा खाना बनाती हो, संडे के दिन आपके पापा खाना बनाते हो, तो सबकी ड्यूटी जैसे असाइन हो जाती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन करके एक बुक है, उसमें बस वहां पे आपका मौखिक होता है, जो घर में होता है वो मम्मी मुंह से बोल के बता देती है सबको ड्यूटीज, या पापा मुंह से बोल के बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न फॉर्म में हर चीज लिखी हुई है। कि हाँ क्योंकि आप देखो मुंह से बोला होगा तो होता ना चेंज हो जाती है बातें, कि अरे तुमने तो ये बोला था, हमने तो ये किया है, हमने तो ऐसा किया, आपने तो वो बोला था। तो ऐसे करके गलतफहमी भी हो सकती थी, और बोलने के लिए अभी तक कोई जिंदा भी नहीं था। मतलब होता ना कि एक बहुत लंबे टाइम तक के लिए क्या बोला कैसे बोला ये क्लियर नहीं रहता। इसलिए इसको क्या किया गया, लिख लिया गया। लिखने में अच्छे से बताया गया कि लेजिस्लेचर क्या होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, हमारे जो पूरा जो देश है इसके अंदर कैसे ऑर्गन्स डिवाइड है, कैसे काम हो रहा है, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे हर गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। अब हम इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो देखो, आपके यहाँ पे मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। की इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा होता है और कैसे ये स्ट्रक्चर्ड है। अब ये देखो, ये दिख रहा है इतना सुंदर सा, ये हमारा ये कितने स्पोक्स है, बिना काउंट करे जरा जल्दी से बता दो ये कितने हैं। कमेंट सेक्शन में बताना बिना काउंट करे, और अगर गलत हो गया तो उसके बाद फिर से सही भी कर सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड कमेंट करना कि मैम गलत हो गया था, फिर हमने ये किया, ये किया है।
ठीक। अब ये बताओ, फीचर्स ऑफ द न्यू पार्लियामेंट। आपको पता है कि नई पार्लियामेंट बन गई है। पहले हमारी जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर जो बैठने की कैपेसिटी थी ना बेटा, वो थोड़ी सी उतनी थी जितनी उस टाइम की जरूरत थी। अब क्या है, क्योंकि अब हमारा 2026 में हमारा बढ़ने वाली सीट्स बढ़ने वाली, इसलिए हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बना ली। जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, क्या होता है। जैसे मान लो अभी आपके घर में आप 4 या 5 बंदे रह रहे होगे, है ना, मतलब आपके हो सकता है मम्मी पापा रह रहे हो, दादा दादी रह रहे हो, और एक आप रह रहे हो। तो 4 या 5 बंदे। तो यहाँ पे क्या पर्सन है, तो उसके हिसाब से आपका घर हो सकता है थोड़ा छोटा हो, लेकिन हो सकता है कि बाद में आपकी भी फैमिली होगी, मान लो आप बड़े हो जाओगे, फिर आप जॉब करोगे, फिर आपकी शादी होगी, फिर आपको थोड़ा घर बड़ा चाहिए होगा, है ना। तो अगर आपको बड़ा घर चाहिए होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप बड़ा घर लोगे, ताकि आप एक छोटे से घर में नहीं रह पा रहे। तो सेम वैसे ही हमारे पार्लियामेंट में नए नए लोगों को बैठना है ना, उसकी सीट्स बढ़ेंगी, तो आप पहले से ही घर बनवाओगे ना। जैसे हम भी तो अगर बाद में बढ़ने वाले हैं तो पहले से घर बनवाएंगे। ठीक है, वैसे हमारी पार्लियामेंट में पहली वाली बिल्डिंग में कम लोग रह पा रहे थे, या कम लोग बैठ पा रहे थे, और अब हमें पता था कि अगले आने वाले साल में हमारी सीट्स बढ़ेंगी तो फिर हमें ज्यादा लोग चाहिए होंगे, इसलिए नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना दी गई। ठीक है। और पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम क्या है, आप में से किसी को पता है क्या? पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ उसका नाम क्या है। उसका नाम है हमारा विस्ता। विस्ता करके नाम है। ठीक। ये, बाकी मैंने सही बताया या गलत एक बार चेक करके चेक बता देना मुझे भी, है ना। अब देखो, व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट के फंक्शंस होते क्या हैं, आखिर पार्लियामेंट कैसे क्या काम करती है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर का रोल क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का रोल क्या होता है, किसमें, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। हाउ आर द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज कैसे हैं हमारे यूनियन, मतलब सेंट्रल के लेवल पे, और हमारे स्टेट के लेवल पे। ठीक। अब देखो, ग्रेड ए के स्टूडेंट्स जो थे नालंदा विद्यालय के, वर ऑन अ स्कूल ट्रिप टू दिल्ली। यहाँ पे ना एक स्टोरी सी दी गई है, तो हम पढ़ते हैं क्या है। यहाँ पे उषा सुखविंदर करके कोई थे, अंजलि, जॉन और फरीदा। तो ये सारे लोग जो कहाँ पे जा रहे थे, ट्रिप पे जा रहे थे। और ये कहाँ पे जा रहे थे, ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग देखने जा रहे थे। तो बच्चों ने जाते ही बोला कि इट्स नॉट अ स्क्वायर राउंड, इट इज अ सॉफ्ट ट्रायंगल, क्योंकि देखो इसके जो शेप है वो देखो ऐसा ट्रायंगल होता है हमारा, है ना। बोलोगे मैम कैसे, देखो यहाँ से देखोगे तब भी आपका ट्रायंगल है, इधर से देखो तब भी ट्रायंगल है। सॉफ्ट ट्रायंगल का मतलब क्या है, कि ये इसकी शार्प साइड हटा दी गई है, ये इसकी शार्प साइड हटा दी गई है, और ये इसकी शार्प साइड हटा दी गई है। तो इसकी शेप एक्चुअली में हुई कैसे, ऐसे, ऐसे, ऐसा, देखो ऐसा ही कुछ है ना शेप। सॉरी, हाँ। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉफ्ट ट्रायंगल बोल रहे हैं। ठीक। उसके बाद देखो, 3 साइड्स इसके डिजाइन है जो इसको बैलेंस वे में, इंक्लूसिव वे में, और इसका पर्पस दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे मैम ने बच्चों को क्या बताया, कि बच्चों ये ग्रीन कंस्ट्रक्शन किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है वो आपका कट डाउन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगवाया गया है, एक सोलर पैनल लगवाया गया है। अगर सोलर पैनल लगवा देते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी का एक मेथड होता है। ये क्या होता है आपका, रिन्यूएबल एनर्जी। जब रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ये हमने पढ़ा था ना चैप्टर फर्स्ट में। तो रिन्यूएबल एनर्जी लग गई, तो इसमें हमें बार बार हमें मतलब फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जलाने की जरूरत नहीं है। तो 30% तक इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो आपका इसी सोलर सेल से हो जाएगा। इनसाइड दिस सॉ, अब बच्चों ने क्या देखा, जैसे वो म्यूजियम में गए, उन्होंने देखा कि इतनी ज्यादा डेकोरेटिव चीजें हैं यहाँ पे। तो कार्विंग करी गई है। कार्विंग मतलब क्या होता है, ये चीजें ना यहाँ पे दीवारों को काट काट के बनाई गई है। कार्विंग मतलब, जैसे अगर एक ही होती है प्लेन दीवार, और एक है दीवारों को काट काट के मैंने यहाँ पे कोई शेप दी है, कोई चीज करी है, दिस इज कॉल्ड द कार्विंग। तो कार्विंग कर रखी है, और किस किस चीजों की कार्विंग कर रखी है, जैसे कि पीकॉक की, लोटस की, ट्राइबल आर्ट की, टेम्पल पैटर्न्स की, एंड फ्रीडम फाइटर्स की, इतने सारे लोगों की यहाँ पे कार्विंग करी गई है। तो बच्चों ने देख के क्या बोला, इट फील्स लाइक अ म्यूजियम ऑफ इंडिया। बच्चों ने क्या बोला, कि ये तो एकदम म्यूजियम के जैसा लग रहा है ना। उसके बाद बच्चों ने देखा था अशोक एम्बलम। अशोक एम्बलम के पास बच्चों ने क्या किया, फोटो भी खिंचवाई है अपनी। तो दिस न्यू बिल्डिंग हाउस सो मैनी एशियंट सिंबल्स, कि इसमें बहुत सारे हमारे एशियन के सिंबल्स हैं। तो मैम ने क्या बताया, कि एग्जैक्टली डेमोक्रेसी मस्ट लुक अहेड, हमारी डेमोक्रेसी भी ऐसी है, बट नेवर फॉरगेट इट्स रूट्स, कि हमारी हमें अपने कभी भी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये तो प्रेरणा मिलती है, लेकिन हमें कभी अपने रूट्स को भी नहीं भूलना चाहिए, अपनी नींवों को कभी, जो नींव है हमारी उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक। अब ये देखो, यहाँ पे क्या है, ये हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है। पहले हमारा ओल्ड पार्लियामेंट जो था उसको आप क्या बोल रहे हैं, नाउ कॉल द संविधान सदन। ठीक है, अब उसका नाम क्या पड़ गया है, संविधान सदन। तो कभी कोई पूछ ले कि पुरानी बिल्डिंग का नाम क्या है, तो उसका नाम है संविधान सदन। हम्म।
और नई बिल्डिंग का नाम क्या है? विस्टाडोम। तो ये जो कंस्ट्रक्ट हुई थी वो कब हुई थी? 1920s में। सोचो आजादी से पहले बन गई थी हमारी, 1920s में बनी थी। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और सोचो अभी तक 2024-25 तक अगर वो काम कर रही है, तो लगभग हमारे 100 साल के आसपास तो बेटा वो काम कर चुकी है ना? 100 साल के आसपास तो काम कर चुकी है, 920 से 2024 तक। तो 100 साल प्लस हो गए, तो हम इसका हैप्पी बर्थडे भी बना सकते हैं, इसकी सेंचुरी हो चुकी है ना? द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी मेट फॉर इट्स डेलिब्रेशन एंड इट सर्व एज अ पार्लियामेंट हाउस फॉर द 7 डिकेड्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने यहाँ पे बैठ के कानून भी बनाए थे, हमारे जो पूरी असेंबली में बैठ के काम वाम हुआ था, और बहुत सालों से यहाँ पे पार्लियामेंट भी हमारी चल रही है 7 डिकेड्स। 7 डिकेड्स मतलब 70 साल। ठीक, 70 साल से बैठ के हमने यहाँ पे, क्योंकि बन तो हमारी संविधान मतलब आजादी से पहले ही बन गई, आजादी को तो हमारे 100 साल हुए नहीं है, लेकिन 70 सालों से हमने बैठ के यहाँ पे क्या किया है? पार्लियामेंट चलाई है। तो ये इसलिए बोला है क्योंकि हमारे जो हमने पार्लियामेंट चलाई वो कब से चलाना स्टार्ट किया? जब हमारा संविधान बन गया था, हमारा 1950 से, है ना? संविधान कब बन गया था? हमारा 1950 में। डेट क्या है हमारे संविधान जिस दिन पास हुआ था वो आप बताओगे? 1950 मैंने आपको ईयर बता दिया। ठीक। अब देखो, इंडिया का इंडिपेंडेंस वाज अचीव थ्रू द ग्रेट सैक्रिफाइस बाय द मैनी ऑफ द पीपल। कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस अचीव हुई है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सैक्रिफाइस किया है ना? हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है। ठीक है, बाय मैनी पीपल ऑफ द कंट्री आफ्टर इयर्स ऑफ द स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे ऊपर रूल करते थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? जब कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे और उसके ऊपर वो अपना शासन जमाए, है ना? को हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल रूल। तो हम किसके अंडर थे? हम ब्रिटेन के अंडर कॉलोनियल रूल में थे। ऑल्दो सिर्फ ब्रिटेन ने ही नहीं हमें कॉलोनी बनाया था, हम फ्रेंच की भी कॉलोनी थे, हम डच की भी कॉलोनी थे, हम और फ्रेंच हो गया, ये डच हो गया, और भी एक दो के और थे हमारा। ठीक है, तो इनके और हम कॉलोनी थे, बट हमारा क्या हुआ था? लास्ट तक जो बचे थे वो हमारे ब्रिटेन बचे थे, क्योंकि इनकी आपस में भी लड़ाई हुई थी कॉलोनियों की। बाकी लोगों को हटा दिया गया था, तो बचा कौन था लास्ट तक? ब्रिटेन बचा था, इसलिए हम ब्रिटेन की बात। हाँ, पुर्तगीज भी तो थे, पुर्तगीज भी 1961 में गए थे, है ना? हमारी आजादी के भी बहुत बाद गए थे, उनके लिए भी हम कॉलोनी बने हुए थे। तो इतने सारी कंट्री के अंदर हम कॉलोनियल रूल में काम कर रहे थे। तो यहाँ पे यही है कि द सिटीजन ऑफ द फ्री कंट्री कुड नाउ मेक डिसीजन अबाउट देयर गवर्नेंस। कि यहाँ पे क्या चल रहा था कि इंडिया की इंडिपेंडेंस जो थी हमारी अचीव हुई है बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के थ्रू। बहुत सारे लोगों ने आफ्टर ईयर स्ट्रगल किया है कॉलोनियल रूल में। द सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री कुड नाउ मेक डिसीजन। जो सिटीजन जो थे हमारी फ्री कंट्री के, वो डिसीजन ले सकते थे अबाउट देयर ओन गवर्नेंस। क्योंकि पहले हम किसी के अंडर थे तो वो हमारे लिए डिसीजन ले रहे थे, वो अपने फायदे के लिए ले रहे थे। लेकिन अब हम क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब सारे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो हमारे द्वारा खुद लिए जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही है कि द सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री कुड नाउ मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन गवर्नेंस। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन अ न्यू epoch इन द लाइफ ऑफ द आवर नेशन वाज द ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अब जब आप आपके हाथ में कोई चीज आ जाती है ना? जैसे मान लो अगर मम्मी ने आपको, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो कोई लड़कियां हैं यहाँ पे या कोई लड़का भी है, मान लो नॉर्मली मम्मी कुकिंग खुद करती है, और लेकिन आज आपको मम्मी ने बोल दिया ठीक है बेटा, आज आपकी मेरी किचन आपके हवाले। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? किचन में कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करोगे कि हाँ मुझे किचन में थोड़े से ये ऐसे-ऐसे चीज़ें चाहिए, मतलब मुझे ऐसे चॉपिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसे ही अब अपना देश पूरा मिल गया हमें कि अब हम अपने देश को चलाना है, तो देश को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक बुक होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम अपने देश को गवर्न कर सकें कि ये कानून होना चाहिए, वो कानून होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्योंकि आपका घर होगा तो आपके रूल्स होंगे। जैसे आपने बचपन में हमने वो डॉल हाउस खेला होता है ना कि अरे मेरा घर है तो मेरे रूल्स होंगे ना, वैसे यहाँ पर भी है कि अगर हमारा घर है तो हमें अपने अकॉर्डिंग देखना होगा। तो सबसे फर्स्ट चीज़ क्या थी कि हमारे नेशन को क्या चाहिए था? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। किसके लिए चाहिए था? इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। तो दिस कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जो था उसकी फॉर्मेशन रखी गई, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हाँ, इसे फाउंडर प्रिंसिपल रखा गया, और इसके साथ इसमें हमने क्या ऐड किया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें ये था कि 18 प्लस जो लोग हैं हमारे यहाँ पे, है ना? पहले स्टार्टिंग में 18 प्लस नहीं था, पहले 21 प्लस था, है ना? इसका आसान भाषा में अगर मैं बता दूं, सिर्फ 18 प्लस और 21 प्लस नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे अडल्ट बन चुके हैं, चाहे वो 21 प्लस हो, पहले जो रूल था, अब 18 प्लस हो गया, वो अपन जब वो अडल्ट बन चुके हैं, उनको वोट देने का अधिकार है कि हमारी जो पूरी सरकार है उसको चलाएगा कौन। तो ये चीज है। तो विच गारंटी ऑल अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री द राइट टू वोट। उनको क्या मिला? राइट टू वोट मिला।
इर्रिस्पेक्टिव, मतलब इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनका सोशल बैकग्राउंड क्या था या इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था या उनका जेंडर क्या था, उनका रेस क्या था या उनका रिलीजन क्या था। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म के थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अमीर थे या गरीब थे, इकोनॉमिक वाला कंसेप्ट, है ना? कोई वो बैकवर्ड क्लासेस से आ रहा है या कोई अपवर्ड क्लासेस से आ रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की है लड़का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस जाति का है, धर्म का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की चीज़ों से किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही एंश्योर कर दिया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी के तहत, ठीक? द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब हमारे यहाँ पे होता क्या है, पीपल जो है डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। किसमें? अपनी लोकसभा में। तो अ मेजॉरिटी ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो हम जिनको वोट कर देते हैं, उनके अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जैसे मान लो आपने बहुत सारी पार्टी हमारी ए, बी, सी, डी ऐसे। हम पार्टीज़ के नाम नहीं ले रहे, एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। जैसे मान लो ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है। तो ए पार्टी ए, बी, सी पार्टी क्या है? जैसे आज की डेट में आपकी बीजेपी पार्टी हो गई, आपकी क्या बोलते हैं ये कांग्रेस पार्टी हो गई, है ना? आपकी आम आदमी पार्टी हो गई, तो इस तरीके से। मान लो किसी भी इनमें से हमने सब इन सबको कोड वर्ड दे दिया ए, बी, सी करके। अब मान लो ए पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं अगर, तो वो पार्टी उस समय पे क्या करेगी? शासन करेगी, है ना? तो मेजॉरिटी पार्टी वो करेगी यहाँ पे, रूल करेगी। जैसे मान लो ए पार्टी थी, है ना? बी पार्टी थी और सी पार्टी थी और डी पार्टी थी। 4 पार्टी खड़ी हुई है और इसको वोट दिए हमने, इसको भी सीट्स मिली हैं, इसको भी सीट्स मिली हैं, इसको भी सीट्स मिली हैं और इसको भी सीट्स मिली है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा सीट्स सी वाली को मिली है, तो सी वाली क्या करेगी? रूल करेगी, मेजॉरिटी रूल। तो ये यहाँ पे यही बोल रखा है। द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। और फिर जो भी लोकसभा में बैठे मतलब जो भी इलेक्ट होके आएँगे, वो कहाँ बैठेंगे? वो पार्लियामेंट में बैठेंगे। ठीक है? और पार्लियामेंट्री बॉडी जो होती है, वो सब सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? कानून बनाना। है ना? कानून बनाने का काम जो करता है, वो कौन करता है? ये हमारी करती है पार्लियामेंट। ठीक है? क्या करती है ये? कानून बनाती है, कानून। हाँ। अगर नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो क्या बोलेंगे हम? लॉ बनाना, ठीक है? तो ये इट मेक लॉज फॉर द कंट्री। तो इट कंप्राइज ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो इसमें सारे ही लोग होंगे एंड कंट्रोल द गाइड्स ऑफ द वर्क गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कैन देयरफॉर बी सीन एज अ फंक्शनिंग विद द पीपल्स कंसेंट। कि जो गवर्नमेंट वर्क करती है, अगर हम ध्यान से देखें तो वो जैसा लोग चाहते हैं, पीपल की कंसेंट होती है, वैसा ही वर्क करती है। हम कैसे बोल रहे हैं? ये तो हमने अभी तो बोला कि ये तो जो लोग लोकसभा में जाएँगे वो डिसाइड कर रहे हैं कैसे क्या होगा। लेकिन बेटा लोकसभा में तो वही लोग जा रहे हैं ना जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं, है ना? आपने जिनको इलेक्ट किया वो लोकसभा में गए, उन्होंने आपके लिए फिर क्या बनाए? कानून बनाए। तो इसलिए हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि पीपल की कंसेंट से ही सारे काम होते हैं। देखो हमारी पहली जो थी वो 17th लोकसभा चल रही थी। अब जो 2024 से चल रही है वो अब हमारी 18th लोकसभा चल रही है। अब देखो ये आपका विस्ताडोम है ना? इसको संसद भवन भी नाम दे दिया गया है ना? तो पार्लियामेंट बिल्डिंग संसद भवन इन न्यू दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट द ग्रोइंग नीड्स इंक्लूडिंग द कैपेसिटी। मैंने बता दिया आपको पहले कि कैपेसिटी बढ़ गई क्योंकि सीट्स बढ़ने वाले, इसके हिसाब से इसलिए बनाई गई। टेक्नोलॉजी नई नई लगाई गई है क्योंकि नया संसद बना है तो आज की टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं सस्टेनेबिलिटी की, ताकि आने वाले 100-200 सालों तक फिर से जरूरत ना पड़े हमें फिर से नया बनाने की। इसलिए सस्टेनेबिलिटी भी रखी गई है और सेफ्टी भी रखी गई है कि कोई भी अननेसेसरी कोई भी सिक्योरिटी वाला इश्यू ना आ जाए, कहीं जल्दी से आग ना लग जाए, कोई भी चीज़ है, मतलब हर चीज़ को मैनेज किया गया है यहाँ के अंदर। ठीक? सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। ठीक? अब देखो कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कि हमारी पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन कैसा होता है। ठीक? तो हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है इज कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। तो हमारे पार्लियामेंट में पहले तो मैं बता दूं, देखो नॉर्मली आप लोकसभा पढ़ते हो कि लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पार्लियामेंट में हम प्रेसिडेंट को भी काउंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट में दो चीजें होती मतलब तीन चीजें होती है, प्रेसिडेंट एंड उसके दो हाउसेज। ठीक? तो हाँ, तो कभी भी भूलना नहीं है कि नहीं, नहीं प्रेज़िडेंट होता है, पार्लियामेंट का हिस्सा है या नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो जैसे आपके घर में बहुत सारे नाम थे चिंटू, मिंटू, मोंटी, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे नाम हैं एक ही चीज़ के। आप मुझे अपने निकनेम बताओगे कमेंट सेक्शन में कि मैम हमारा निकनेम ये है घर पे, ठीक है? तो ये, अब देखो लोकसभा जो है ज़रा मुझे भी तो पता चला ना सबके क्या-क्या नाम है। मेरा तो वैसे कोई निकनेम है नहीं, मुझे प्रीति ही बोलते हैं। लेकिन ऐसे प्यार से भी कुछ अलग से नहीं, प्रीति ही बोला जाता है। हाँ, मेरे भाई का नाम है लेकिन निकनेम, ठीक? अब देखो, तो लोकसभा में क्या है, लोकसभा को क्या बोलते थे? हाउस ऑफ द पीपल।
और लोकसभा को और क्या बोला जाता है, लोअर हाउस भी बोला जाता है। ठीक, हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको लोगों के द्वारा ही चुना गया, हाउस ऑफ द पीपल, इसलिए। और राज्यसभा, राज्यसभा का नाम क्या पड़ा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स की काउंसिल क्यों बोला गया, क्योंकि स्टेट्स के थ्रू ही इनका इलेक्शन होता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे स्टेट्स के थ्रू इनका इलेक्शन होता है। ठीक, अपर हाउस बोला जाता है इसको, लोअर हाउस तो ये है अपर हाउस। ये दोनों ही स्ट्रक्चर, जब दोनों ही हाउसेज होते हैं तो हम उसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं बाई कैमरल सिस्टम। क्या बोलते हैं, बाई कैमरल सिस्टम। जब भी किसी देश में कानून बनाने के लिए, चीजों करने के लिए, अगर दोनों ही हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, या लोअर हाउस और अपर हाउस ऐसे बोल रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बाई कैमरल। बाई मतलब क्या होता है, टू। टू कैमरल मतलब टू चैम्बर और हाउस का जैसा सिस्टम चल रहा है। देखो अब ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में देखो कितनी सुंदर सी ये बना रखा है ना, ये पूरा। यहाँ पे हमारे स्पीकर बैठेंगे, और यहाँ पर हमारे सारे जो भी इलेक्टेड, जो हमारे वो हैं एमपीज वगैरह हैं, वो बैठेंगे। यहाँ पे बहुत सारे हमारे एमपी बैठेंगे। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड्स वगैरह और सब चीजें लगा दी गई हैं, एकदम डिजिटलाइज कर दिया गया है। ऊपर कितना अच्छा सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक, तो ये लोकसभा का चैम्बर बनाया गया इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चैम्बर है हमारे राज्यसभा का, है ना। फ्रॉम द प्रेस गैलरी से अगर हम ये चीज देखेंगे तो देखो कितना सुंदर बनाया है ना, कितना अट्रैक्टिव है। तो ये चीज है। अब देखो, लेट्स रिमेम्बर द पीपल ऑफ इंडिया चूजेस देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लोकसभा, कि जो पीपल ऑफ इंडिया है वही चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। मैंने बताया था ना, हम जिनको वोट देते हैं और जो लोकसभा में जाते हैं, वही उसी के थ्रू हमारे लोकसभा के अंदर जो लोग जाते हैं वही लोग बैठते हैं। और हमने डायरेक्ट चुना था उनको, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। और किस बेसिस पे हमने चूज किया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे। इसका मतलब हर 18 साल से जो ज्यादा का पर्सन है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सारे लोग चुनते हैं, वही लोग वहां पे बैठते हैं। देखो मैक्सिमम नंबर इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अभी कितने हैं हमारे हाउस में, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मैक्सिमम नंबर लोकसभा के अंदर, किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। तो मैक्सिमम नंबर है हमारे 550। कितने हैं, 550। 550 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये अब हमारे पहले के हिसाब से है। अब देखो, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अब देखो इसके मेंबर, जो लोकसभा के मेंबर थे, वो तो डायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे, है ना। कैसे इलेक्ट हुए थे, डायरेक्टली, क्योंकि हमने ही उनको चुना था। ठीक, लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट, मतलब जो हमारी राज्यसभा के मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे बनवा दूं, अगर यहाँ पे लोकसभा है और यहाँ पे राज्यसभा है, तो देखो इसमें क्या है, डायरेक्टली थे, क्या थे, डायरेक्टली। ठीक, इसमें क्या थे हमारे, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। ठीक, बाय द इलेक्टोरल कॉलेज दैट यू हैव, क्योंकि देखो इसमें क्या था, डायरेक्टली लोगों ने चुना था और वही लोग जाके बैठ गए थे। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, हमने जिनको स्टेट के लेवल पे चुना है, जैसे कि हमने जो सीएम की इलेक्शन होते हैं ना, जो एमएलए की इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर जो हमारे जो सारे एमएलए होते हैं ना, वो अपने अपने स्टेट में से जो होते हैं अपने पर्सन्स को भेजते हैं। जैसे मान लो ये दिल्ली है, दिल्ली से हमारे जितनी भी सीट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग, हमारे दिल्ली से जो भी सारे एमएलए होंगे, वो सारे किसी जितनी भी सीट्स होंगी उसके हिसाब से वोट करेंगे। ऐसे हमारे, जैसे मान लो पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी भी क्या है, एक यूटी है, तो वहां से भी जाएंगे बंदे। ठीक है, उसके बाद मान लो जैसे यूपी है, यूपी से भी जितनी सीट्स है हमारी राज्यसभा की, जैसे 31 सीट्स है, तो 31 सीट्स पे जो है वो जाएंगे। तो उनको कौन बताएगा, यूपी के जो एमएलए वाली जो वो होती है ना, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो ठीक जैसे लोकसभा की तरह होती है, वो लोग इनको इलेक्ट करके भेजेंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली, कि हमने, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने किसी ए बंदे को चुना और किसी ए बंदे ने आगे चल के किसी बी बंदे को चुना, तो ये हुआ, तो इसलिए इनडायरेक्टली हो गया ना। मैंने डायरेक्टली बी को नहीं चुना, मैंने ए को चुना, ए ने बी को चुना, इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गया। बाय द इलेक्टोरल कॉलेज दैट यू हैव रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वो द नंबर ऑफ द राज्यसभा सीट्स एलोकेटेड एंड द नंबर ऑफ एमपीज रिप्रेजेंटिंग द लोकसभा आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। कि ये दोनों ही सीट्स जितनी जो इसमें है, हमारी राज्यसभा में कितनी सीट्स है और हमारी लोकसभा में कितनी सीट्स है, ये दोनों ही हमारे किस बेसिस पे है, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे है। किस बेसिस पे है, पॉपुलेशन के बेसिस पे है। मतलब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा सीट्स, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो सीट्स भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ही बोला गया था कि हाँ 2026 में सीट्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन हमने बहुत दिनों से फ्रीज करके रखा है, जो 550 है, ये बहुत सालों से फ्रीज करके रखा है। अब इन सीट्स को बढ़ाया जाएगा, 2026 की पॉपुलेशन जो अभी जनगणना आएगी उसके अकॉर्डिंग जो है चीजें चेंज करके, और उसके हिसाब से जो सीट्स वगैरह है ये सब चीजें चेंज कर दी जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, डोंट मिस आउट, वी आर अवेयर दैट द सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ।
जैसे मान लो अगर आप पहली बार कोई कोई भी चीज़ कर रहे होते हो, तो हमेशा पहली-पहली बार करने करते हैं तो हमें क्या लगता है, थोड़ा डर लगता है। हम सोचते हैं ये पहली-पहली बार कैसे होगा, हमसे क्या सही होगा, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। तो हम क्या लेते हैं, हम हमेशा दूसरों को देख लेते हैं पहले। जैसे मान लो अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे मान लो आपने क्रिकेट खेलना सीखा होगा, तो आपने पहले क्या किया, पहले आपने दूसरों को देखा कि अच्छा ऐसे क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा ऐसे बैडमिंटन खेलते हैं। तो आपने पहले क्रिकेट खेलना सीखे, चाहे बैडमिंटन खेलना सीखे, आपने पहले दूसरों को क्या किया, ऑब्ज़र्व किया। उस ऑब्जर्वेंस के बाद आपने वो चीज़ सीखी खेलनी, है ना? वैसे ही जैसे कि आप पढ़ना भी जो सीखते हैं, बोलना भी सीखते हैं, वो कैसे सीखा हमने? मम्मी के थ्रू, मम्मी बात करती हैं, बोलती हैं, है ना? घर में मम्मी-पापा बात करते हैं, घर में आपके दादा-दादी बात करते हैं। तो इनके थ्रू हमने बोलना और सुनना, हमने इतना ज़्यादा सुना, देखा। फिर उससे हमें क्या हुआ, हमें पता चला कि अच्छा ऐसे बात करते हैं, तो ऐसे हमने ये चीज़ सीखी। ठीक वैसे ही जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे थे, अब सोचो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे थे और हमने अभी तक कभी बनाया नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें ये था कि हम भी पहले थोड़े जो बाकी लोग हैं उनसे थोड़े से आइडियाज़ ले लेते हैं। आइडियाज़ लेने के लिए हमने बहुत सारी पहले बुक्स पढ़ी, बहुत सारे अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और जो चीज़ हमें उनकी अच्छी लगी वो हमने अडैप्ट कर ली और जो चीज़ उसमें हमें थोड़े से लगा कि नहीं ये हम डायरेक्टली अडैप्ट नहीं कर सकते, कुछ-कुछ चीज़ें चेंज करके हमें लेना चाहिए, तो हमने उसमें कुछ-कुछ चीज़ें चेंज करके फिर उसे लिया। जैसे नॉर्मली आपके साथ भी यही होता है। मान लो आपने कोई बैडमिंटन में आपने देखा कि कुछ इस तरीके से शॉट मारते हैं ना तो अलग तेज़ लगता है शॉट। तो आपने ये तरीका सीख लिया कि अरे यार यहाँ इस तरीके से शॉट मारूँगा तो तेज़ लगेगा। है ना? ऐसे आपने क्रिकेट में सीखा होगा कि अगर आप अपने बैट को इस तरीके से घुमाओगे, इस तरीके से आपका छक्का जाएगा। तो आपने हो सकता है किसी और से देख के ये चीज़ सीखी हो और आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, उसने आपने उसको खुद अपने ऊपर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ठीक है? तो वी आर अवेयर दैट द कि सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्रॉन किया गया है, मतलब बहुत सारे अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मैंने रीज़न बता दिया ना कि क्यों लिया गया है। कौन-कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है क्योंकि उस टाइम पे हमारे ऊपर रूल कर रहे थे ब्रिटेन। तो हम उनके सिस्टम से, उनकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। हमने देखा हुआ था उनका सिस्टम, तो ज़्यादा जल्दी हम समझ पा रहे थे चीज़ों को और उसी तरह का सिस्टम चलता था। तो इसलिए हमने उसी चीज़ से हमने बहुत कुछ सीखा, हमने इंस्पिरेशन ली और हमने अपने जो भी हमें अच्छी लगी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी। However, there are also experiences that our freedom fighters and the constitution makers had the practical experience gained through the participation in the British colonial governance structures. इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी। क्या सीखी? हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी। किसने सीखी? हमारे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह ने सीखी। Or even in a if in a very limited way that provide familiarity with the parliament procedure, the memory of the ancient republics, द हाँ, अब देखो इसके साथ-साथ हमने और भी अपनी चीज़ें एडॉप्ट करी। जैसे हमने एंशिएंट रिपब्लिक्स में हमारे कैसे क्या होता था, महाजनपदास के टाइम पे क्या था, विलेज पंचायत्स में कैसे क्या रूल हुआ, वेयर एल्डर्स मेड द कलेक्टिव डिसीजंस वगैरह क्या। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी और फिर हमने अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। इसमें सिर्फ हमारे ब्रिटेन का नहीं है, हमने यूएसए से भी सीखा। अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने यूएसए से भी सीखा और यूएसए से हमने क्या सीखा है, हमने यूएसए से अगर देखा जाए हमने क्या लिया है यूएसए से तो हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जो आपको बचपन से पढ़ाए जाते हैं, 6th क्लास से तो पढ़ा दिए जाते हैं ना फंडामेंटल राइट्स। हुँ, तो ये हमने किससे सीखा है? ये हमने सीखा इससे आपके यूएसए से। ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमने किससे सीखी है? वो हमने सीखी है या ली है हमने उससे रशिया से। ठीक? अब क्या है एक्सटेंसिव डिस्कशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो बहुत सारे डिस्कशन। अब देखो कोई छोटा सा भी घर में काम हो जाए, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का भी काम करवा रहे हो ना आप, तो मम्मी बोलेंगी नहीं ऐसा होता ना चाहिए किचन, पापा बोलेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए, बच्चे बोलेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए, है ना? सबकी इतने सारे डिस्कशन हो जाते हैं कुछ भी काम करने से पहले। कोई पिकनिक पे चला जाए तब इतनी डिस्कशन होती है। तो सोचो हम इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हम तो डिस्कस करते ही ना। एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। ठीक है? कि whether India should have the bicameral system, it was felt that a single directly elected house would be inadequate to meet the challenges independent India would face. हाँ, तो इस बात पे किस बात पे बहुत बहस हुई थी, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ बाइकैमलिज्म पे। क्या हमें 2 हाउस की ज़रूरत है? क्या हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सच में ज़रूरत है? या हम एक सिंगल हाउस से भी काम चला सकते हैं? तो बहुत लोगों के डिस्कशन के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया या ये कन्क्लूजन निकला कि सिंगल जो लोग हैं, डायरेक्टली जो है इलेक्टेड जो हाउस है, उसकी वजह से इनएडुकेट वो होता है टू मीट द चैलेंजेस। जो हमारे चैलेंजेस आने वाले टाइम में हम इंडिया फेस करेगा,
तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा ही फेस करेगा। इसलिए हमें दोनों ही सिस्टम होने चाहिए, है ना? दोनों सिस्टम होने चाहिए। यहाँ पे हमारा लोकसभा भी होना चाहिए, तो दूरदृष्टि तक अप्लाई करी गई, है ना? जब भी हम काम कराते हैं तो मम्मी कभी ऐसा काम तो नहीं कराती कि आज ही आज काम हो और कल मतलब उसका कोई यूज़ ना हो, नहीं। हमेशा काम ऐसे कराए जाते हैं कि आज काम कराएँ लेकिन आने वाले 10 साल, 20 साल हमें ज़रूरत ना पड़े, ऐसी चीज़। तो वैसे यहाँ पर भी ये सोचा गया। इन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म देखो तो ये वाली बात थी पहले ही इस टाइप पे डिस्कशन हुआ। दूसरा क्या इसमें बात पे डिस्कशन हो रहा था, फेडरलिज्म की बात हुई कि इट वाज़ फेल्ट एट द कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो था द राज्यसभा वाज़ नीडेड कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो थी वो हमारी ज़रूरत थी। द कंपोजिशन एंड द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा वर डिजाइन्ड टू बी डिफरेंट। हाँ, अब ये सोचा गया कि देखो अब लोकसभा और राज्यसभा पहले ही डिसाइड कर लिया गया कि हाँ ठीक है, कि ये रखने हैं दोनों। अब डिसाइड किया गया कि यार किसको हम कैसे इलेक्ट करें? अगर इसको भी हम डायरेक्टली इलेक्ट करें, इसको भी डायरेक्टली इलेक्ट करें तो क्या मतलब ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है इसमें, तो फिर क्या ही फायदा हमारे दो दो चीजें इलेक्ट पे करने का या दो दो बॉडीज ऐसे इस तरह के बनाने का। तो इन्होंने क्या इसका कंक्लूजन निकाला कि लोकसभा जो है उसको तो हम डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, है ना? डायरेक्टली करेंगे कि डायरेक्टली हम चुन के वो करेंगे। और राज्यसभा को बोल दिया गया कि इसको हम इनडायरेक्टली करेंगे ताकि जो हमारे स्टेट की रिप्रेजेंटेशन हो वो भी हमारे उसमें हो जाए। ठीक, तो ये चीज हुई कि स्टेट की भी रिप्रेजेंटेशन हुई। तो द कंपोजिशन एंड द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा वो डिजाइन किया गया थोड़ा डिफरेंट। इंडिया ने प्रैक्टिस किया फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? फेडरलिज्म का मतलब होता है टायर्स ऑफ गवर्नमेंट जब होती है, मान लो जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर है सेंट्रल, है ना? उसके नीचे चलता है हमारा स्टेट। उसके नीचे चलता है, पहले हमारे उसमें तो नहीं था, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था लेकिन अब आ चुका है हमारा लोकल, ना लोकल लेवल की गवर्नमेंट जो होती है, लोकल गवर्नमेंट। तो ये हमारा तो एक सेंटर है ना? और ये एक हमारा स्टेट है हाँ, क्या है हमारा स्टेट है, और एक हमारा लोकल लेवल है, लोकल लोकल है। हम्म तो ये तीनों लेवल की जो गवर्नमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो पावर्स है वो हमने बांट रखी है। सबसे पहले कुछ सेंटर के पास है, कुछ स्टेट के पास है, कुछ हमने लोकल लेवल को दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड द फेडरलिज्म सिस्टम। क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। और इसको थ्री टायर सिस्टम भी बोला जाता है। इंडिया प्रैक्टिस द फेडरलिज्म जिसमें हमने जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करी थी वो सेंटर, स्टेट्स स्टेट्स और हमने लोकल के बीच में करी है। इसकी वजह से क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है ना? कीप द बैलेंस बिटवीन द नेशनल यूनिटी कि हमारी नेशनल पूरी देश की जो यूनिटी है वो भी बनी रहती है और लोकल के जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होते हैं, बचे रहते हैं। इस तरीके से हमने ये चीज करी। अब देखो अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? फंक्शंस क्या होते हैं। ईच फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट हैज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू एंश्योर दैट द डिबेट्स एंड द डिस्कशन आर कंडक्टिंग इन एन ऑर्डिनरी मैनर। कि जो पूरा दोनों हाउस थे, चाहे लोकसभा और राज्यसभा, इन्होंने वो सोचा कि एज़ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए। क्योंकि सोचो अगर क्लास में कभी डिस्कशन हो, है ना? तो सारे बच्चे तो आपस में एक-दूसरे को मार-पीट देंगे कि अरे नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, वही सही है, वही सही है। तो क्लास में हमेशा जब भी डिस्कशन होता है तो कौन बैठा होता है? कोई ना कोई टीचर बैठा होता है ना? या तो कोई क्लास टीचर होती है या तो नॉर्मल टीचर होती है कि सब्जेक्ट टीचर होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठता है ताकि अगर जो डिस्कशन हो तो उसके ऊपर जो निष्कर्ष निकालने वाला काम है कि हाँ लास्ट में यही बात मानी जाएगी, ऐसा भी कोई पर्सन होना चाहिए। तो इसलिए एक अलग से पर्सन भी रखा गया। इसको क्या बोला गया? हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला। इंश्योर करने के लिए इसकी डिबेट्स और डिस्कशन जो है वो कंडक्ट हो इन एन ऑर्डिनरी मैनर कि ढंग से हो। इन द लोकसभा में अब हुआ क्या? द मेंबर्स इलेक्ट अ स्पीकर। अब देखो अब मैंने बताया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कहाँ-कहाँ पे क्या बोलते हैं? अगर वो लोकसभा में है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सबसे आगे बैठेगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्पीकर। स्पीकर का काम क्या होता है? हु कंडक्ट्स द सेशन, अलाउज द मेंबर टू स्पीक। तो वो सेशन जो भी सेशन चल रहा होता है, जो मीटिंग चल रही होती है, उसको कैसे काम करवाना है, कैसे बात करवानी है, कैसे क्या करना है, सेशन को कंडक्ट करने का क्या लोग काम करवाते हैं। ऑल अलाउ द मेंबर टू स्पीक और वो हर पर्सन को बोलने का हक देता है। नहीं तो ऐसा तो किसी को बोलने नहीं दिया जाए। मतलब क्लास में कोई शांत बच्चा हो ना, वो भी अपने आइडियाज दे रहा होगा ना कि मेरी ये बात मान लो, ऐसा भी हम कर सकते। हम चिल्लम चिल्ली में उस बेचारे बच्चे की बात सुनेंगे ही नहीं। हमें अपना प्रूफ करना होता है पॉइंट, नहीं हम ही सही हैं। अगर मैं कुछ डिस्कशन करने के लिए बोल दूं ना कि क्लास का पेंट क्या होना चाहिए या कोई भी एक टॉपिक पर डिस्कस कर लो कि ग्राउंड में क्या होना चाहिए, कौन सा गेम खेलना चाहिए, सब अपनी अपनी थोप देंगे। कोई जो एक शांत बच्चा होगा ना जो बिल्कुल बिल्कुल प्यार से एकदम प्यार से बोल रहा है, धीरे से बोल रहा है, उसकी तो हम सुनेंगे ही नहीं। इसीलिए उसके लिए भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ताकि मैम होती है तो मैम एक एक बच्चे से फिर सुनती है। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी हमारा वो जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जिसको हम स्पीकर बोल रहे हैं, है ना? इस स्पीकर का जो है वो बोलने का हक भी कौन देगा? ये स्पीकर देगा हर मेंबर को बोलने का हक।
ठीक? और वो मेंटेन करेगा डिसिप्लिन, मतलब ऐसा ना हो ना कि हाँ, मतलब जैसे क्लास में तो हम क्या होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता, हम ऐसे चिल्लाना चिल्लम-चिल्ली शुरू कर देते हैं, कभी-कभी टीचर्स आ जाते हैं, कभी-कभी प्रिंसिपल मैम आ जाती हैं कि अरे कितना शोर मचा रहे हो तुम लोग। तो वैसे ही, तो यहाँ पर स्कूल मतलब आपके जो यहाँ पे पार्लियामेंट में भी ऐसा कुछ ना हो जाए, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने का भी काम कौन करता है? स्पीकर करता है। तो क्या-क्या काम कर रहा है स्पीकर? सेशन को होल्ड कर रहा है, जैसे भी जो मीटिंग है उसको करवाने का काम कर रहा है। हर मेंबर को बोलने का हक दे रहा है। तीसरा, वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। चौथा, जो भी रूल्स वगैरह बने हुए हैं उसको फॉलो करवा रहा है। तो ये सारे काम किसके हैं? स्पीकर के काम है। अब स्पीकर का जो इलेक्शन होता है, मतलब स्पीकर को कौन अपॉइंट करेगा? आखिर कौन बंदा स्पीकर बनेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बनेगा? तो ये कौन वो करता है? तो जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे लोकसभा के, वही आपस में अपने वोट्स वगैरह डाल के एक पर्सन को चूज़ कर लेते हैं स्पीकर। जस्ट लाइक आपका मॉनिटर। मॉनिटर कौन होता है आपकी क्लास में? आप ही की क्लास का एक प्यारा साधारण सा बच्चा, जिसके पास इतनी शक्ति है कि वो बाकी बच्चों को शांत करा दे, वो मॉनिटर बन जाता है। ठीक ऐसे यहाँ पर भी जिस पर्सन के पास उतनी कैपेबिलिटी होती है, बाकी जो उनके जो लोग आपस में वोट करके देते हैं, जैसे कभी-कभी क्लास में होता है ना कि 2-3 बच्चों को मॉनिटर की वो बोलते हैं कि मैम हमें भी बनना है, हमें भी बनना है। तो फिर मैम क्या करती है, क्लास में वोट करा देती है कि हाँ, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही बन जाएगा, क्योंकि फिर एक बच्चे को बना देंगे तो फिर बाकी बच्चों को बुरा लगेगा कि मुझे नहीं बनाया, मैम ने उसको बनाया, है ना? तो अगर ज़्यादा बच्चे खड़े होते हैं तो फिर उसके लिए वोटिंग करा दी जाती है। ठीक ऐसे यहाँ पर भी नॉर्मल वाली एक वोटिंग हो जाती है, जिसमें सारे जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वही आपस में वोट करके स्पीकर डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका हो गया लोकसभा का खत्म, ठीक? अब यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका राज्यसभा, कि जो राज्यसभा में भी अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जैसे लोकसभा में भी एक बंदा चाहिए, ऐसे हमारे राज्यसभा में भी एक पर्सन चाहिए। तो राज्यसभा में जो प्रिसाइड ओवर करता है, वो कौन करता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है? और वहां पे तो हम स्पीकर बोल रहे थे लोकसभा में उसी पर्सन को, है ना? नाम अलग अलग है, हो सकता है कि जैसे अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्लास में हमारे बच्चे जो बच्चों को शांत कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। ऐसे जब आप कॉलेज में चले जाओगे ना, तो मॉनिटर नहीं होता कोई, वहाँ पे मॉनिटर नाम नहीं होता, वहाँ पे होता है नाम क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कि क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला ये पर्सन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीआर। ये हमारी क्लास का सीआर है। मैम से बात करके बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, कोई काम होना तो वो करवाना, ठीक है? और कुछ भी चीज़ मेंटेन वगैरह करने का काम जो होता है, वो सीआर का होता है। ठीक ऐसे ही लोकसभा में हम जिस पर्सन को स्पीकर बोलते हैं, ऐसे राज्यसभा में उस पर्सन को हम चेयरपर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेयरपर्सन, ठीक? और ये चेयरपर्सन होता कौन है हमारा? ये हमारे वाइस प्रेज़िडेंट होते हैं, ठीक है? तो ये वाइस प्रेज़िडेंट जो है वो हमारे एक्ट करते हैं चेयरमैन के जैसे, ठीक है? ये क्या करते हैं? एक्ट करते हैं चेयरपर्सन के जैसे। तो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ठीक? ये है। ये वाइस प्रेज़िडेंट की इलेक्शन कैसे होता है? ये तो एक अलग ही टॉपिक है। इसमें थोड़ा-सा इसका इलेक्शन का जो मेथड होता है वो थोड़ा-सा अलग होता है। ये हम बाद में आगे जब आएगा आपका तभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो ये है। अब देखो आपको ये थोड़ा-सा एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताती हूँ, देखो। ये क्या है, एक सेंगोल करके है, ठीक? और जिसमें जो ये इतना सुंदर सा ये जो इसका ऊपर का है ना, वो देखो ये ऐसा बना रखा है। ये है क्या? ये गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्कल्पचर है, और सिंबॉलिकली हैंडेड ओवर टू द पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये दी गई थी, देखो। ये एक तरह से हम ऐसा बोला जाता है कि ये एक शासन करने वालों के हाथ में होना चाहिए। जैसे ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब हमारी ये जब ट्रांसफर हुई थी पावर, जैसे कॉलोनियल रूल से जब ब्रिटेन से हमारी हाथों में आई थी पावर, तो इस तरीके की सिंबॉलिक चीज़ दी गई थी कि अब ये चीज़ हम आपके हाथ में हैंड ओवर कर देते हैं, ऐसा। तो फर्स्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको मिली थी। कब मिली थी? 14 अगस्त में मिली थी। इंडियन इंडिपेंडेंस जब हुआ था तब मिली थी। जिसने ये मार्क किया था कि पावरफुल सिंबल है टू मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर। चलो इसका एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं। नॉर्मली अगर अभी तो आप बहुत छोटे हो, जैसे अगर आपने, लेकिन फिर भी अगर किसी की फैमिली में अगर किसी ने घर खरीदा होगा ना, है ना? बना-बनाया घर। तो जब बना-बनाया घर हम खरीदते हैं ना, तो हमेशा जब भी चाबी ट्रांसफर की जाती है ना, तो वो भी बड़े इज़्ज़त से दी जाती है कि हाँ, अब हम आपके घर की चाबी ट्रांसफर कर रहे हैं। उसको भी बोला जाता है कि हाँ, अब आपका जो घर का पोज़ेशन है वो हमारे हक से अब तुम्हारे पास चला गया है। तो इसलिए उसको बड़ा इज़्ज़त दिया जाता है। ऐसे हमारा पूरा देश का पूरा कार्यकर्ता या हमारा देश की जो पूरी जो बागडोर थी वो किसी और के हाथों में अब सौंपी जा रही है। पहले ब्रिटेन उसको का रूल कर रहा था हमारी इंडिया को, अब वो चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा था पावर हमारी इंडिया को। तो वो सिम्बॉलिकली जो प्रेज़ेंट किया गया था, तो वो सेंगोल करके जो था ये ट्रांसफ़र किया गया था हमारे उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये दिया गया था। इट इज़ नाउ प्लेस्ड नियर द स्पीकर्स चेयर। अब ये कहाँ रहती है? स्पीकर का जो चेयर है ना जो लोकसभा के, उनके बगल में रहती है। इन द न्यू लोकसभा में। ठीक, न्यू लोकसभा जो बनी है अभी हमारी, ये जो बना है, ये जो हमने फिगर में देखा है इतना सुंदर सा, तो जैसे मान लो अगर ये स्पीकर का ये तो यहीं पे ही कहीं पे लगी होगी ये, यहाँ पे कहीं, ठीक है?
तो यहाँ पे ये इसने बोला है। हम्म, कि ये सर्व होती है एज अ सिंबल, तो ये सिंबल के तौर पे है एज अ राइटियस एंड द जस्ट रूल एंड डेट बैक टू द चोला पीरियड। ये हमें लेके जाती है चोला पीरियड के टाइम पे। द सेंगुल वाज हैंडेड टू द न्यू रूलर्स, मतलब ये जो प्रथा है हमारी ऐसे सेंगुल ट्रांसफर वाली चीज, तो ये ब्रिटेन ने कुछ नई नवेली नहीं करी थी, ये हमारे शासन में ये चीज होती थी। कब होती थी? चोला पीरियड के टाइम पे। और चोला पीरियड बेटा आज का टाइम पीरियड नहीं है, बहुत पुराना टाइम पीरियड है। जो हमारे ब्रिटेन ने हमें रूल किया था उससे काफी साल, काफी मतलब 100 200 400 500 पता नहीं कितने साल पुराना है ये। ठीक, तो डेटेड बैक टू द चोला पीरियड से हम देखा देखा जा रहा है कि सेंगोल वाज हैंडेड, हमेशा हैंडेड ओवर किया जाता टू द न्यू रूलर्स को, रिमाइंड कराने के लिए, एज अ रिमाइंडर एट द कि पावर मस्ट बी गाइडेड बाय द धर्मा एंड द राइटियसनेस। हाँ, कि जो पावर है वो जो ट्रांसफर हो रही है वो एक धर्म के अनुसार हो रही है और एक सही तरीके से हो रही है। एट इट्स टॉप सिट्स द नंदी। हाँ, इसके जो टॉप पे है, जो वो ये जो है वो क्या है, ये नंदी जी है। ये जो इसके टॉप पे है ना बेटा, ये क्या है, नंदी जी हैं, जो सिंबलाइज करते हैं कि जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय किया जाएगा। ठीक, तो ये चीज है। अब क्या है, यहाँ पे एक चीज बता रखी है, टू हेल्प द मेक पार्लियामेंट्री डिस्कशन एक्सेसिबल ऑल, ट्रांसलेशन सर्विस आर आल्सो प्रोवाइडिंग द मल्टी। हाँ देखो, अब मैं आपको एक और खास चीज बताती हूँ। अब मान लो हमारी इंडिया जो है वो इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतनी ज्यादा अच्छी कंट्री है ना वो, बहुत सारी चीजें। इंडिया में देखा है कितने सारे अलग अलग तरीके के हमारे खाने होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेज होती है ना। कोई हिंदी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई आपकी बंगाली बोल रहा है ना, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई बिहारी लैंग्वेज बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई कोंकणी बोल रहा है। इतनी सारी डाइवर्स लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ पे। अब सारे लोग कहाँ बैठते हैं हमारे, सारे लोगों में से, अब क्योंकि जो लोकसभा में आए सिर्फ हमारे अपने, सिर्फ दिल्ली से थोड़ी गए हैं, ये तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये लोकसभा कर रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलेंगे। अब सोचो कोई तमिलनाडु से आया होगा तो तमिल बोल रहा होगा, कोई केरल से आया होगा तो वो केरल केरल बोल रहा होगा, है ना। कोई आपका ये क्या बोलते हैं कर्नाटका से आया होगा तो कोई मलयालम बोल रहा होगा, कोई गोवा से आया होगा तो कोंकणी बोल रहा होगा। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज बोल रहा होगा। तो बाकी लोगों को उसकी लैंग्वेज कैसे समझ में आएगी? बाकी लोग तो सोचेंगे पता नहीं क्या बोला, कुछ भी समझ नहीं आया हमें तो। इसके लिए एक ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ट्रांसलेशन मतलब कन्वर्ट करने की लैंग्वेज को। ठीक, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, टू मेक द पार्लियामेंट डिस्कशन एक्सेसिबल टू ऑल, कि सारे लोगों को वो जो भी डिस्कशन हो रही है वो समझ में आए। इसके लिए एक ट्रांसलेशन सर्विस जो है वो दी जाती है इन मल्टीपल लैंग्वेजेस में। प्रीवियसली जो था साइमल्टेनियसली इंटरप्रिटेशन होता था, अवेलेबल इन द 12 लैंग्वेजेस में होता था पहले। जैसे कि हिंदी में होता था, कोई इंग्लिश का होता था, असमी का होता था, बंगाली का, गुजराती का, कन्नड़ का, मलयालम का, मराठी का, उड़िया का, तमिल का, पंजाबी का एंड तेलुगु का। रिसेंटली इसके साथ साथ 12 के साथ साथ और हमारी जो है 6 लैंग्वेज और ऐड करी गई हैं। बोडो, डोगरी, मैथाली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि आगे आने वाले समय में और भी लैंग्वेजेस धीरे धीरे ऐड कर दी जाएंगी। ठीक, तो ऐसे ट्रांसलेशन सर्विस दी जा रही है ताकि लोग आपस में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बातें कर सके और एक दूसरे की बातें समझ सके। अब देखो, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट की, एग्जीक्यूटिव की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पार्लियामेंट में। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, वो ये इंश्योर करता है कि जो भी लॉज हमारे लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको अच्छे से एनफोर्स किया जाए। मतलब मैं इन शॉर्ट बता दूं तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ को बनाना, उन लॉ को अच्छे से लागू किया गया है, एनफोर्स, लागू करना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनफोर्स, एनफोर्स किया गया है या नहीं किया गया, ये कौन इंश्योर करता है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव इंश्योर करता है। कौन इंश्योर करता है? हमारा एग्जीक्यूटिव। द यूनियन एग्जीक्यूटिव गिव्स लाइफ टू द लेजिस्लेटिव फंक्शन, कि हमारा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है का काम क्या होता है, गिव करता है वो लाइफ टू द लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड पावर टू द पार्लियामेंट, कि वो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव गिव्स लाइफ टू द लेजिस्लेटिव फंक्शन। हाँ, कि वही वो लाइफ देता है लेजिस्लेटिव फंक्शन को एंड पावर टू द पार्लियामेंट, की एग्जीक्यूटिव के थ्रू ही तो, मतलब आखिर अगर लॉ बना दिया लेजिस्लेचर ने और उसको लागू ही नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसको लाइफ दी है उसने। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है हमारे एग्जीक्यूटिव में? हमारा माना जाता है हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो चूजन फ्रॉम द अमंग द एमपीज ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसको जो चूज किया जाता है वो बहुत सारे अलग अलग एमपीज के द्वारा किया जाता है, ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, मतलब जैसे देखो, अब प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको ये भी थोड़ा रीजन बता देती हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों होता है, ये क्या होती है। अब देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, बहुत
चाहे कितने भी अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो जाए, चाहे कितने भी अच्छे हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन्हें हर चीज की, हर फील्ड की नॉलेज हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। हाँ, अनटिल और अनलेस कि वो रोबोट बन जाए, कोई रोबोट को बना दो, है ना? अदरवाइज तो सबको कुछ ना कुछ तो कमी होगी। तो हो सकता है उन्हें हाईवेज की नॉलेज ना हो, उन्हें साइंस की नॉलेज ना हो, तो इसलिए वो अपने पास क्या रखते हैं, टीम रखते हैं। देखो, मेरे पास सारी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अपने पास क्या रख सकती हूँ, टीम रख सकती हूँ। तो ठीक वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास सारी नॉलेज तो नहीं होगी, तो वो अपने पास क्या रखते हैं, प्रॉपर एक टीम रखते हैं। उस टीम में उनके बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिनिस्ट्रीज होते हैं। जैसे आपकी हेल्थ की सबसे अच्छी हेल्थ की जो मिनिस्ट्री है, आपकी क्या बोलते हैं, एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, आपकी साइंस एंड टेक की मिनिस्ट्री है, आपकी हाईवेज की मिनिस्ट्री है, आपकी रोडवेज की मिनिस्ट्री है, ठीक है, आपकी वाटरवेज की मिनिस्ट्री, आपकी रेलवे की मिनिस्ट्री, आपकी डिफेंस की मिनिस्ट्री। तो सारे मिनिस्ट्री का जो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ग्रुप। जो कि प्राइम मिनिस्टर जब भी कोई डिसीजन लेने वाले होते हैं, सोचो अगर वो हेल्थ रिगार्डिंग कोई डिसीजन ले रहे हैं या कुछ भी वो कर रहे हैं, तो दे कैन डिस्कस, ही कैन डिस्कस विद देयर मिनिस्ट्री, कि वो अपने उस मिनिस्ट्री से वो डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई मिनिस्ट्री, हेल्थ के लिए इस तरह का जो स्टेप है, या अभी जैसे देश में कोविड आ गया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिए, जो भी चीजें करी, तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री से डिस्कस कर करके ली। दिस इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, अल्टीमेट डिसीजन क्या होता, किसका हो रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर का हो रहा है, क्योंकि हमें ने उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उनको हेल्प कर रहे हैं हर फील्ड की नॉलेज प्रोवाइड कराने में। तो यही है। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज चूजन फ्रॉम द एमपीज ऑफ बोथ हाउस। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज किए जाते हैं, एमपी जो होते हैं हमारे दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, मतलब जो लोकसभा में बैठने वाले जो पर्सन है वो, और जो राज्यसभा में बैठने वाले पर्सन है, इन दोनों के ही जो स्पेशल बंदे होते हैं, स्पेशल नॉलेज है जिनको, उनमें से हमारे कौन चुने जाते हैं, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बंदे, मतलब जो पर्सन होते हैं वो चूज किए जाते हैं। अब ये जो मिनिस्टर्स होते हैं बेटा, इनके ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द लोकसभा। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है, सोचो अगर कोई पर्सन जो है, अगर उसने कोई डिसीजन लिया और उसके डिसीजन की वजह से अगर हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए या कुछ भी है, या कुछ भी तरीके से है, तो उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, या ढंग से कोई डिसीजन लेना चाहिए, या कम से कम एटलीस्ट हम उनसे पूछने के तो लायक हों। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपके घर में क्या होता है, मम्मी ने बोला कि 1 किलो चावल लेके आना है। अब आप 1 किलो चावल लेके आए, आप बिल्कुल बिल्कुल बेकार से चावल लेके आ गए, है ना, आपको नॉलेज नहीं थी, आप ले आए। मम्मी आपके पास जाएंगे और आपसे मम्मी पूछेंगी कि बेटा ये चावल कहाँ से लाए हो, ये इतने अच्छे क्यों नहीं है, इतने बेकार क्यों है। तो मम्मी क्या कर रही हैं, आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ रही हैं कि ये कहाँ से लाए हो, इसे चेंज करो, क्या है। तो सवाल पूछने का हक रख रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने आपको पैसे दिए थे, तो मम्मी की एक ये है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपसे पूछे। ठीक वैसे ही बेटा यहाँ पर भी क्या होता है, मिनिस्टर्स जो है उनको किसने अपॉइंट किया आखिर, मिनिस्टर जो है वो लोकसभा से गए हैं, जिसको आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनके वो किया जा रहा है, काम क्या करवाया जा रहा है, ये चीजें हैं। तो ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये हमारे हैं तो लोकसभा के और राज्यसभा के, और लोकसभा के स्पेसिफिकली ज्यादा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली ही लोगों ने अपॉइंट की है। राज्यसभा में तो क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्शन है, लेकिन लोकसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है। इसीलिए लोकसभा के प्रति इन मिनिस्टर्स की ज्यादा जवाबदेही होती है, क्योंकि लोकसभा में वो पर्सन चूज होके आए हैं जो हमारे बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो अगर आपको ये पूछना है कि अच्छा हेल्थ में कोई स्कीम आई, अब हमें ये पूछना है कि ये स्कीम में कैसे लोगों को बेनिफिट हो रहा है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसे लागू कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने लागू करवा दिया, उससे बेनिफिट कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इस चीज को जो पूछने का हक है, वो हमारे यहाँ पे, जैसे मान लो अगर आपको कोई लोकेलिटी है, वहां का आपका जो भी एमपी गए हैं, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो उन एमपी से पूछ सकते हो। वो एमपी जाके वो क्वेश्चन आपका पार्लियामेंट में जाके पूछेंगे कि ये चीज कैसे है। तो यही इसको बोला जा रहा है कि दिस मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, कि लोकसभा वाले जो पर्सन होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है उस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स देने की, ताकि वो आगे लोगों को सर्व कर पाए। फिर वो आपसे वो पार्लियामेंट में जान के आएंगे वो आंसर, फिर वो आपको डिस्कस कर सकते हैं वो आंसर। तो इसीलिए हमारा लोकसभा के प्रति ज्यादा मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक। अब ये वाला जो पोर्शन है कि हमारा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सारे बच्चों को क्या करना है पता है ना, लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है ना। और मैंने आपसे बोला था कि एक मैं रिवॉर्ड बताऊंगी या चीज बताऊंगी, देखो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं।
आपके लिए मैं क्या बताने वाली थी कि देखो इंग्लिश मीडियम में तो मुझे पता है कि मैं समझा तो हिंदी में ही रही हूँ, लेकिन हिंदी की टर्म्स होती हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आती है, नहीं नहीं रिलेट कर पाते, तो इसलिए मैंने हिंदी में भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसीलिए आप जाके अपने फ्रेंड्स को, जो आपके हिंदी वाले फ्रेंड्स हो, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। हिंदी वाली वीडियो पार्ट जो आएगी वो भी आपकी इसके बाद आएगी। पहले आपकी इंग्लिश वाली डल रही है, फिर आपकी हिंदी वाली भी डलेगी, ताकि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कर सको और डिस्कस कर सको। ठीक? और फिर आप लोग आपस में डिस्कस कर सको अच्छे से कि हाँ, कैसे क्या था, कैसे क्या नहीं है, लेजिस्लेचर क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं। आप भी चाहो देखना कि हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप हिंदी में भी जान सकते हो। ठीक है? तो आप भी देख सकते हो, आपके फ्रेंड्स भी देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश वाले नहीं हो, हिंदी वाले हो, तो आप भी जाके बिल्कुल देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।